Yes. Yes, yes, yes. आओ आओ भाई आओ. Good evening, good evening. आओ आओ भाई सब लोग हैं. Very good. आइए. गुड इवनिंग Good evening, good evening. बैठिए भाई. बैठिए. क्या बात है? सब लोग आए आज. Very good. जी क्या कौन सा गाना सुन रहे हैं आप? गाना कौन सा सुन रहे हैं? जी काफी मधुर है, इसकी काफी मेलोडियस है. जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा. अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ इस गाने की खासियत क्या है. जी बिल्कुल सर. आप लोगों को रागों के बारे में पता है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा. सब गाना जो भी गाना होता है किसी राग पे बेस होता है तब वो अच्छा गाना हो जाता है. सारे गाने नहीं होते हैं, कुछ गाने होते हैं जो मधुर होते हैं, जो कर्णप्रिय होते हैं, जो आपके दिल को अच्छे लगते हैं. वो गाने रागों पे आधारित होते हैं. ठीक है. तो ये गाना वो है जो राग पे आधारित है. तो राग पे कौन से राग पे है? ऑब्वियसली कौन से राग पे ये नहीं बताओ. इसका हमको नहीं. हाँ ये राग है. नहीं होता अंदाजा, मुझको भी नहीं हुआ करता था. नो प्रॉब्लम. ये राग है देश. इस राग का नाम है देश. ये देश राग है. तो ये राग देश जो है ये इसकी एक खासियत है. क्या? इसकी खासियत ये है कि पेसिफाइज एंगर. ये कहीं लिखा था मैंने, देखिए मैंने इसको लिखा था. इस राग की खासियत क्या है? इट पेसिफाइज एंगर. क्रोध आता है ना. हाँ ये गाना अगर चल रहा होगा तो आपको अगर क्रोध आ रहा है, इस गाने को आप सुन रहे हैं, गाने को मतलब इस राग को आप सुन रहे हैं. भारतीय रागों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज रहती है ना. एक राग होता है जिसमें पानी बरस सकता है, एक राग होता है जिससे सुना होगा पिक्चर में डायलॉग भी होता था. इसमें पेसिफाइज एंगर मैंने कहीं सुना था तो मैंने उसको नोट कर लिया. ये सुनने में अजीब सा लगेगा, मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी अच्छा होता है. ठीक है. अगर आपका दिमाग कुछ खराब हो रहा हो पढ़ते पढ़ते या किसी बात से बहुत नाराजगी हो रही हो तो मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी राग देश बहुत अच्छा होता है. राग देश की खासियत. अगर आप राग मतलब रागों की आप बात करें उनकी स्पेशलिटी की, तो उनकी ये भी स्पेशलिटी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम में गाते तो उनकी यस यू आर राइट. जो उसकी स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि प्रहर कहते हैं उसको. हाँ, उस प्रहर में गाया जाता है. तो ये गीत जो है, या देश राग कहिए, गीत क्या कहिए, देश राग कहिए, ये राग ये दूसरे प्रहर में गाया जाता है. अच्छा, ये दूसरे प्रहर में गाया जाता है, रात्रि के दूसरे प्रहर में. इसका क्या मतलब? रात्रि का दूसरा प्रहर मतलब हो गया, पहला प्रहर हो गया जब शाम का अंधेरा हो जाता है, जब कर रहे हैं, जब आप सोने के टाइम पे आ रहे होते हैं, खाना पीना खा रहे होते हैं. दूसरा प्रहर रेंज लंबा होता है, लेकिन आप ऐसे समझिए, अंग्रेजी में कहेंगे तो 9 से 12 कहिए, लेकिन हिंदी में 9 से 12 नहीं होता है. ठीक है. तो इसी प्रकार से वह दूसरे प्रहर में गाया जाता है. और ये बहुत ही खूबसूरत राग है. और इस राग के साथ जो भी गीत बनता है, जैसे आज के जमाने का भी गीत बना अगर, तो आपको वो गीत भी अच्छा लगेगा. आपके जमाने का गीत भी है राग देश. कौन सा गीत है सर? आप गाती हैं, आप गाती हैं, आप गाती हैं, आप गाते हैं, सब लोग गाते हैं इस गानों को. रणवीर कपूर की फिल्म का है वो. तेरे नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी. तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो. क्या बात है, कितना खूबसूरत है. ये राग देश है. अब आपको राग देश हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपको ये गाना याद रहेगा. भारतीय संस्कृति की क्या ताकत है ये हम आपको अक्सर बताना चाहते हैं. आप ध्यान देती हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई क्लास हो, आप लोग आते हैं तो आपको पता होगा कि इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि क्या ताकत है. जानो, गर्व से कहो कि हमारे राग में ये बात है जो विश्व में कहीं नहीं है. हाँ भी कई अच्छी चीज. और गाने के बारे में, गाना इसमें और भी है. अगर तुम साथ, एक गाना पुराना था लेकिन वो आप लोगों को याद नहीं होगा. बहुत अच्छी फिल्म थी अनुभव, उसमें भी गाना था ये. वो था गाना, वो आपके दादाजी को बहुत पसंद होगा या पापा को पसंद होगा. फिर कभी कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको. ये गाना बहुत अच्छा था, बहुत चला था. ये अनुभव फिल्म भी बहुत शानदार फिल्म थी. अवार्ड मिली. मेरे पापा को पता हो. हाँ आप जाके पूछिएगा कि सर ऐसा बता रहे थे. वो गाना, इसमें कोई खास बात थी कि नहीं थी इस गाने में, वो पापा बताएंगे. राग देश के साथ एक चीज आपको जरूर जानना चाहिए. अभी आपको गाना याद आया जी? अगर तुम साथ हो, सबको याद आया. एक गाना और है
जो आपको ही नहीं याद आएगा, आपके पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, सबको याद आएगा। अच्छा, आप सबको पता है, वो फिल्म में भी है, फिल्म के बाहर भी है, हर प्रकार से है। कौन सा गाना? वो गाना है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गाना राग देश में है। हम सब अक्सर तमाम प्रोग्राम में गाते हैं, ये भी राग देश में गाना। कितना खूबसूरत संजोग है। सर ये देश राग भी देश का देश राग भी और देशभक्ति का गाना भी है। हम जब देश को याद करते हैं तब इस गाने को गाते हैं, है ना खूबसूरत। तो वंदे वंदे मातरम को लेकर मुझे कुछ और याद आ रहा है। सर मुझे भी याद आ रहा है। अच्छा, आपको क्या याद आ रहा है? आपने अपने किसी आर्टिकल में वंदे मातरम के बारे में भी लिखा था। ओह यस, यू आर राइट। ये किताब है जिसमें मैंने एक आर्टिकल लिखी थी वंदे मातरम के बारे में। वेरी गुड, आप सबको बड़ा मजा आएगा। वंदे मातरम इतनी बात गाया है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा वंदे मातरम के बारे में जो मैंने इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये गीत याद कर लीजिए। आज से 7 नवंबर 1875 को ये गीत लिखा गया। 1875, लगभग 150 साल हो रहे हैं। 7 नवंबर 1875 रविवार का दिन था, ये भी याद रहेगा। अक्सर रविवार को कार्यक्रम होते हैं, वंदे मातरम गाया जाता है, आप सब क्लब में जाते होंगे। तो रविवार को लिखा गया था ये गीत। अच्छी जानकारी है। और मैंने इसमें कई जानकारी दी थी। ये इसके 100 वर्जन्स वो गाए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा। एक A.R. रहमान ने बनाया था वंदे मातरम, वो उसमें उसने 2-3 राग मिक्स कर दिए थे। ये राग देश में नहीं था, उसको उसने कुछ राग उसमें मिक्स कर दिए थे। जैसे उसमें मुझे याद आता है उसने जो मिक्स किया था वो इसके साथ राग मिक्स किया था मल्हार। उसने मल्हार राग को मिक्स करके देश के साथ, तो ये धुन बना वंदे मातरम। और एक गाना और भी जो आनंद मठ फिल्म में था, वो भी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, अलग राग में सबने बनाया। मतलब वंदे मातरम में शायद छूट है कि आप उसको गाइए, उसी गीत को अपने अपने तरीके से कंपोज कर लीजिए। इसके साथ सबसे खास बात ये थी कि जब ये लिखा गया तो हम कुछ लिखते हैं तो आपको बताते हैं ना, इनको बताया तो उसने लड़की को बताया ये गाना लिखें, गीत लिखें। तो लड़की का रिएक्शन क्या था? आप जैसी लड़की थी, आप जैसी लड़की थी। क्या रिएक्शन था पता है? उस लड़की का रिएक्शन ये था कि पिताजी आपने क्या गाना लिखा है, ये संस्कृत भी बहुत डिफिकल्ट है, बंगाली भी इसमें घुसी हुई है, क्या बात है? तो उसने कहा देखो मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया। उस समय अंग्रेजी सरकार हम सब के पीछे, मतलब हमारे दादा लोग थे उस समय, हमारे पिताजी लोग थे, उन सब पे प्रेशर था किस बात का कि आप गॉड सेव द क्वीन, उनका गीत है कि आप सब लोग गॉड सेव द क्वीन गाएं। बंकिम चंद्र चटर्जी को लगा कि गॉड सेव द क्वीन हम क्यों गाएंगे, हमारा गीत तो है नहीं, क्वीन हमारी तो है नहीं, हम क्यों गाएंगे गॉड सेव द क्वीन। इस गुस्से में, इस क्या कर सकते, उद्वेलित हो गए थे वो। तो उसमें हाँ उस फीलिंग में उन्होंने कहा नहीं हम अपना गीत देखेंगे। एक सिटिंग में बैठ के उन्होंने वंदे मातरम पूरा लिख दिया। एक सिटिंग में बैठे और लिखते रहे पूरा लिख दिया। फिर लड़की ने ऐसा कहा तो दोस्तों से पढ़ा, दोस्त भी बोले यार ये तो इतना मुश्किल शब्द है, संस्कृत का कैसे कोई बोलेगा, और बंगाली भी आपने डाल दिया, इसमें गाना चलेगा नहीं। मैंने कहा देखो चले न चले मुझसे मतलब नहीं है, मुझे तो आक्रोश था कि मैं गॉड सेव द क्वीन क्यों गाऊंगा, और मैंने अपना गीत बना लिया। और उस गीत को मेरा गट फीलिंग कहती है, मेरे अंदर से आवाज आती है कि आज नहीं तो कल ये गाना बहुत पॉपुलर होगा, देखना मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, ये गाना बहुत पॉपुलर होगा, आप देखिए। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी आगे और फॉरवर्ड लेके जाए। बिल्कुल लेके गया, कहा कि हमें अपना कल्चर बचा के ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने कि ये कल्चर बचा के रखना, ये वेरी सही था। तो ये बात जो थी, ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अच्छा, पहले इसको रविन्द्रनाथ टैगोर की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सारे रिकॉर्ड कहे कि साहब वंदे मातरम से देशभक्ति जग रही है, ये खिलाफ जा रहे हैं, बैन कर दिया उसको, जो वंदे मातरम गाएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिकॉर्ड सारे फैक्ट्री में गए, बोस फैक्ट्री होती थी, बोस रिकॉर्डिंग कंपनी, तो वो रिकॉर्डिंग कंपनी सारे जला दिए उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पहले तो रिकॉर्ड आते थे ग्रामोफोन में होते थे, तो ग्रामोफोन में क्या होता है कि मिट्टी के रिकॉर्ड आते थे, इसको मिट्टी के कहते थे, उसको प्रेसिंग होती है, जैसे आप प्रेस करते हैं ना कपड़े को, तो उसकी प्रेसिंग मशीन से की जाती थी, तब वो मिट्टी के रिकॉर्ड बनता था। वो प्रेसिंग होती थी बेल्जियम में, फ्रांस में, तो प्रेसिंग के लिए गई थी, तो वहां पे वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर के वॉइस में मौजूद है। तो वंदे मातरम की यही खासियत रही है जो आप सबको मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं थी। तो आपने अभी जैसे कहा कि उनकी बेटी ने ये क्वेश्चन करा था कि संस्कृत उन्होंने संस्कृत में लिखा, बंगाली में लिखा, सही बात है। तो मतलब किसी और लैंग्वेज में भी इसका हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक आरिफ मोहम्मद खान है, हमारे मंत्री भी रह चुके हैं, गवर्नर भी थे अभी, उर्दू के बड़े जानकार हैं, नेता हैं, बड़े गवर्नर अभी किसी स्टेट के थे वो भी, और हैं भी शायद कहीं पर।
उनका एक ट्रांसलेशन है वंदे मातरम का, मैं आपको सुनाता हूं। मैंने लिखा है इसको, उर्दू तर्जुमा आरिफ मोहम्मद खान। तस्लीमात माँ तस्लीमात, वंदे मातरम वंदे मातरम। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात माँ तस्लीमात, ये उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया होगा उर्दू में। ऐसे ट्रांसलेटर महर्षि अरविंद ने हिंदी में भी किया है। अच्छा। अपने हिसाब से क्या होता है, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शान, कटाई की फसलों के साथ गहरी माता, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ। ऐसे करके उन्होंने भी लिखा है। बंगाली में भी लिपि उसका फोनेटिक अलग होता है बंगाली में। उसका उच्चारण फॉरेन लैंग्वेज में भी लिखा गया। फॉरेन लैंग्वेज में लोगों ने लिखा जरूर है, लेकिन इस प्रकार से प्रचलित तरीके से कोई नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है तो लोग बात करना चाहते हैं। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें 2002 में सर्वे हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना कौन सा, सॉन्ग, नथिंग टू डू विद फिल्म और एनी पर्टिकुलर आर्टिस्ट, सॉन्ग, सबसे प्रचलित सॉन्ग कौन है, उसमें वंदे मातरम नंबर 2 पे आया था। नंबर 1 पे कौन था, नेशन अगेन एक गाना है जो नंबर 1 पे था, उसका था नेशन अगेन। ऐसे ही उस गाने का नाम है, जो कि मुझे कैसे इसी के जिक्र से मुझे लगा कि मैं देखूं कि ये गाना क्या है, ए नेशन वंस अगेन, ये आयरलैंड का गाना है। ये नंबर आयरलैंड, इनका भी इंडिपेंडेंस का सॉन्ग है। अच्छा, इंडिपेंडेंस, हाँ मतलब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए था, उन्होंने ए नेशन वंस अगेन, दैट हैज, यस ये भी देशभक्ति पे, दैट हैज बीन वोटेड एज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड, एंड वंदे मातरम हैज बीन वोटेड एज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड। वो तो अंग्रेजी में है, हो सकता था, ये हमारा संस्कृत में है। आप सोचिए, उसके बाद भी विश्व का सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बड़ी बात है। तो सर इसका पावर सोचिए, मतलब अभी इतना लिखा था उस टाइम से लेकर अभी तक तो इतना पावर है। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा आप लोग आज आए, आपको ये ज्ञान मिला, और हमें उम्मीद है कि आपको ऐसे ही ज्ञान मिलते रहेंगे। एक ज्ञान मैं आपको और देना चाहता था, मैं फाइल देख रहा था, अक्सर मैं ज्ञान की फाइल बना लेता हूँ बच्चे को देखे, तो मैं ज्ञान की फाइल बना दिया था। हाँ, इसमें मैं देख रहा, तो इसमें जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या हेडिंग है, बिहार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रिहा। हाँ, है ना। अब देखिए ये नॉलेज है, बिहार के भूतपूर्व, ये जो मैंने कटिंग रखा है, अक्सर मैं बच्चों के लिए रखता हूँ, अपने स्टूडेंट के लिए रखता हूँ, ये है नॉलेज का, ठीक है। 80 साल पहले का पेपर की कटिंग है ये, रिप्रोड्यूस्ड है। उसमें क्या है, न्यूज कहता है, पटना 27 अगस्त, बिहार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री व प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह व भूतपूर्व अर्थ मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर श्री अनुग्रह नारायण सिंह आज सुबह हजारीबाग जेल से रिहा कर दिए गए। अब ये प्रधानमंत्री किसी क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊं, 1907 जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजी शासन में जो सूबे के मतलब राज्य के जो मुख्यमंत्री जो आज कहते हैं, वो प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, क्योंकि देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था, है ना। तो गवर्नर जनरल, वाइसराय होते थे, है ना, क्वीन है, तो उस समय राज्य के प्रधानमंत्री कहलाते थे, तो उनको राज्य के प्रधानमंत्री कहते थे। आजादी के बाद भी एक राज्य में प्रधानमंत्री कहलाता था, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इतना ज्ञान मिल गया आप लोगों को। आप लोगों को भी देरी हो रही होगी, आज की ज्ञान नहीं समाप्त। मुझे लगता है अगले हफ्ते आप लोग फिर जब चाय पीने आएंगे या चाय पिलाने आएंगे तो हम नई ज्ञान करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू। So this was the first episode of Geeton Se Gyan Tak, Hidden in Songs, which is aired on Nirmal Joshi Talk. So please show your love by just sharing, liking and subscribing. Please go ahead. Thank you.